तो कॉन्टिन्यूटी पर क्वेश्चन बताया जा रहा था। देखो और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन continuity of function f(x) is equal to mod of x at x is equal to 0 mod ऑफ x। तो देखो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ x। तो mod ऑफ x की डेफिनेशन होती है x जब x इज ग्रेटर दैन 0 और 0 जब x इज इक्वल टू 0 और -x जब x इज लेस दैन 0। जानते हो कि जैसे 7 का मॉड है 7a होगा, -7 का मॉड भी क्या होगा, -7 होगा। ठीक है, मॉड के अंदर निगेटिव नंबर है क्योंकि -7 0 से छोटा है, यहाँ 7 0 से बड़ा है। ठीक है, तो -7 0 से छोटा है तो -7 के पहले माइनस लगाने से उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, है ना। तो जैसे यहाँ s के बारे में, जब s का मान 0 से छोटा हो तो निगेटिव जो s जो वैल्यू 0 से छोटी है उसके पहले माइनस लगाने से उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा। तो -7 0 से छोटा है कि 7 0 से छोटा है, -7 0 से छोटा है, तो -7 के पहले माइनस लगाना पड़ेगा। यही ना बोला गया है। आपको लगता होगा मॉड ऑफ s इक्वल टू -s कैसे लिख दिए, किसी भी नंबर का मॉड निगेटिव नहीं होता। लेकिन यदि s निगेटिव है, s निगेटिव है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, निगेटिव नंबर के पहले माइनस लगाने से आएगा। तो निगेटिव नंबर के पहले माइनस लगा तो प्लस बन ही जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ना, -7 मॉड के अंदर वैल्यू -7 है, तो -7 ना 0 से छोटी है, तो जो 0 से छोटी है उसके पहले माइनस लगाना पड़ेगा, तो +7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब क्या निकालना होगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस लिखोगे ना, तो 0 में वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सेपरेट कर दो तो क्या आएगा, 0 से छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो -x है फंक्शन। तो लिमिट क्या होगा, x टेंड टू 0 -h, तो यहाँ माइनस रहेगा 0 -h, तो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0, तो -h और h हो जाएगा, h के स्थान पे 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या होगा, लिमिट s टेंड टू 0 और प्लस, तो 0 में वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सेपरेट कर दोगे तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, x है। लिमिट s टेंड टू 0 प्लस h, तो 0 प्लस h, लिमिट s टेंड टू 0 h, तो यहाँ पे 0, ये राइट हैंड लिमिट एट s इज इक्वल टू 0, f(x) इज इक्वल टू 0, तो s के स्थान पे 0, तो 0 है, तीनों वैल्यू सेम आ रही, सिंस एट s इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(0), 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, सो f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट s इज इक्वल टू 0। ठीक है ना ये, so that the function f given by f(x) इज इक्वल टू e की पावर 1/x माइनस 1, e की पावर 1/x प्लस 1, x इज नॉट इक्वल टू 0 और -1, s इज इक्वल टू 0,
इज कॉन्टिन्यूअस एट इज कॉन्टिन्यूअस एट s इज इक्वल टू 0। लिख चुके ना, राइट हैंड लिमिट नहीं लिखे। जीरो प्लस एच, 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 एच, ये होगा 0, राइट हैंड लिमिट। अब देखो इसका देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के। तो लिमिट s टेंड टू 0 और माइनस, तो 0 में वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 की इक्वल नहीं रहेगी, और जब इसकी वैल्यू 0 की इक्वल नहीं रहेगी तो क्या हो, e की पावर 1/x माइनस 1, e की पावर 1/x प्लस 1। लिमिट s टेंड टू 0 माइनस एच, e की पावर 1/0 माइनस एच माइनस 1/0 प्लस एच प्लस 1। तो लिमिट क्या होगा, एच टेंड टू 0, e की पावर माइनस 1/h और माइनस 1, e की पावर 1/h प्लस 1। ये कैसे 1 प्लस लिख दिए, 0 मान से चाहिए ना लिखेंगे इसकी स्थान पे, ऐसे। अब देखो एच के स्थान पे यदि 0 रख दें तो क्या होगा, 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो e की पावर इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पे कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो इज इक्वल टू 1/e की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि आप जानते हैं e की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/e की पावर n होता, ठीक है। अब e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू तो आप एक दिन बताए थे, 1 प्लस 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, 1/4 का फैक्टोरियल। तो इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1/2 इंटू 1, 1/3 इंटू 2 इंटू 1, 1/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इज इक्वल टू 1/2 हो गया, प्लस 0.5 हो गया, आगे 1/6 हो गया, 1/4 3 12 दूना 24 हो गया। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 2.5 प्लस 1/6 प्लस 1/24 प्लस डैश डैश। तो e की वैल्यू होती है 2.718, ऐसे पूरा सॉल्व करने के बाद, हाँ e की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब e की वैल्यू 2.718 होती है तो जिसकी वैल्यू 1 से अधिक हो, जैसे मान लो 2 की वैल्यू मान लो e की 2 है तो 2 की पावर 1 कर तो 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 तो क्या होगा 16 आएगा, 2 की पावर 5 तो 32 आएगा। तो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओ तो वैल्यू बढ़ती जाएगी कि नहीं जाए, बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिसका मान 1 से बड़ा होता है उसमें पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ती है, जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है, जैसे मान लो
1/2 है, इसमें पावर 1 कर दो तो पावर 1/2 आएगा, 1/2 में पावर 2 कर दो तो 1/4 आएगा, 1/2 में पावर 3 कर दो तो 1/8 आएगा। जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाते तो वैल्यू कम आती जा रही है, नहीं आ रही है। 1/2 है तो 1/4 आ गया, छोटी वैल्यू आ गई, 1/8 आ गया। तो जैसे जैसे पावर हम बढ़ाते जाएँ तो वैल्यू घटती जाएगी। तो जब बहुत बड़ी पावर लगा देंगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं। इसमें बहुत बड़ी पावर लगाएंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। तो ई की वैल्यू 1 से बड़ी है, ई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो पावर बढ़ाते जाएँ तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। मोदी जी 1 रुपये देते हैं, कहते हैं 140 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट लो, तो क्या अपना हिस्सा लेने के लिए खड़े रहोगे, उसकी वैल्यू 0 के बराबर, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी बराबर क्या हो गया, 0। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। बात साबित हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हुई। तो 0 - 1/0 + 1 तो -1/1 तो -1 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। यदि मान लो कहीं इन्फिनिटी आ गया होता अथवा 0/0 आ गया होता तो क्या करते, लिमिट रखने से पहले ई की पावर -1/h का डिवाइड करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ई की पावर जो टर्म है उसी से डिवाइड करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसको एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। जब 0/0 अथवा इन्फिनिटी डायरेक्ट रखने से होता तो हम क्या करते, ई वाली एक्सपोनेंशियल वाले में तो ऐसा होता है, उसे डिफरेंशियल भी करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। लेकिन यदि एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन का ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, इसके बाद लिमिट रखते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब 0/0 अथवा इन्फिनिटी लिमिट रखने के बाद आता हो तब। लेकिन यहाँ हम अनुमान लगा के देख चुके कि इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0, तो 0 - 1 0 या -1 और 0 + 1 1, तो -1/1 आ रहा है, इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, 0/0 भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें लिमिट रखा जा सकता है डायरेक्ट। पर यहाँ अनुमान लगा के देखे कि डायरेक्ट लिमिट रखने से यदि इन्फिनिटी आ रहा है तो हम क्या करते, ई की पावर -1/h से डिवाइड करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसके बाद लिमिट रखते, ठीक है। तो इस विशेष कंडीशन इस क्वेश्चन में ये थी, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट रखने से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 - 1 और 0 + 1 तो -1/1 आ जाएगा। ना 0/0 आ रहा है ना इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो यहाँ। तो क्या करेंगे, ई की पावर -1/0 -1, आई की पावर -1/0 और +1। तो ई की पावर किसी नंबर को 0 से डिवाइड तो इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी और -1, ई की पावर -इन्फिनिटी +1। तो ये होगा 0 - 1/0 + 1, तो -1/1, ये -1। अब देखो राइट हैंड लिमिट में हो सकता है ऐसी कंडीशन आए, तो राइट हैंड लिमिट तो क्या करोगे, लिमिट s टेंड टू 0 प्लस e की पावर 1/0 + h -1, e की पावर 1/0 + h +1। पहले एक बार उतार लो ना, e की पावर 1/x -1, e की पावर 1/x और +1। अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0 + h, e की पावर 1/0 + h -1, e की पावर 1/0 + h +1। तो लिमिट s टेंड टू 0, e की पावर 1/h -1, e की पावर 1/h +1। अब h के स्थान पे क्या रख दो, h के स्थान पे 0 जब रख दोगे, देखो यहाँ पे, तो 1/0 तो इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी होता, e की पावर इन्फिनिटी होगा। क्यों, e की वैल्यू 1 से बड़ी ना है, तो जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो उसमें पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। यही ना हम आपको प्रूव करके अभी दिखाए एग्जाम्पल की मदद से, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी होगी उसमें पावर को बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम होगी तो पावर बढ़ाते जाओ तो वैल्यू घटती जाएगी। तो यहाँ पे ई की वैल्यू तो बता चुके कि 2.718 है, तो 1 से बड़े वैल्यू ना है, 1 से बड़ी वैल्यू में पावर जब बढ़ाओगे तो क्या होगा,
बढ़ेगी ना। जैसे हम मान ले इसका होता 2.718, सपोज करते हैं कि 2 होता है, तो 2 में पावर 1 लगाए तो 2 आया, पावर 2 लगाए तो 4 हो गया। तो वैल्यू जहाँ बढ़ाए तो मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो जब 2 में पावर बहुत बड़ी संख्या लगाएंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा मान आएगा। इसका मतलब 2 की पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। समझ में आई बात है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी से 1 घटा भी दे दो, घटा दो, यानी समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल लो, क्या होगा, समुद्र रहेगा कि नहीं। आया कि 1 लोटा डाल दो तब भी समुद्र रहेगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी से 1 घटा दिए और इन्फिनिटी में 1 जोड़ दिए, तभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो यहाँ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या करना होगा, e की पावर 1 अपॉन ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर इसके बाद लिमिट रखेंगे। ऐसा कब करते हैं, जब डायरेक्ट लिमिट रखने से 0/0 अथवा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के रूप का, ठीक है, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आता है, ऐसी कंडीशन में ऐसा करते हैं, ठीक है। 0/0 अथवा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के रूप में नॉन डिफाइंड क्वांटिटी जब आती है, ऐसी कंडीशन में हम एक्सपोनेंशियल वाले टर्म का डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसके बाद लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो अनुमान लगा के तो देख लिए कि क्या आने वाला है। 1/, यहाँ पे 1/, समझने के लिए इधर कर देते हैं, e की पावर 1/0 और ये +1, तो क्या होगा, e की पावर इन्फिनिटी और -1, e की पावर इन्फिनिटी +1, तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी +1, तब भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। अब ये ना बोल दो कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी काटेंगे तो 1 होगा। इन्फिनिटी का मतलब जैसे मान लो अंबानी के पास अथाह दौलत है, और कह दिया उसके बिल गेट्स के पास अथाह दौलत है, क्या थोड़ी है कि अंबानी इज इक्वल टू बिल गेट्स, दोनों इक्वल नहीं हैं। हाँ, इक्वल नहीं बोला जा सकता। जब इक्वल दोनों वैल्यू होते तब ना एक आने का चांस था। अब ये इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ दूसरी हो सकती है, इस इन्फिनिटी की वैल्यू कोई दूसरी हो सकती है। इन्फिनिटी का कोई फिक्स मान तो होता नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के रूप में क्या नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ रही है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको e की पावर 1/, से पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर 1/h, तो e की पावर 1/h 1/e की पावर 1/h, e की पावर 1/h, e की पावर 1/h, e की पावर 1/h, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। लिमिट s टेंड टू 0 1 माइनस e की पावर -1/h आ गया, और 1 प्लस e की पावर -1/h आ गया। इसको ऊपर ले गए तो माइनस में पावर हो गई। अब लिमिट रख सकते हो आप, तो 1 माइनस 1/0, 1 प्लस e की पावर -1/0, तो क्या होगा, 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और 1 प्लस e की पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो क्या होगा, 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो 1/1, तो ये 1 आ गया। क्या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई थी, -1, ठीक है। s इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, -1। माइनस इन्फिनिटी रहेगा तब 0 ले लेंगे, अगर इन्फिनिटी रहेगा तो उसमें वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या कर देंगे, अगर मतलब e की पावर -इन्फिनिटी तब 0 ले लिया करेंगे, और अगर e की पावर इन्फिनिटी है तो उसको चेंज करेंगे। हाँ, कहने का मतलब कि जब वैल्यू पुट कर देने के बाद जी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के रूप का आने वाला हो तब डिवाइड करना पड़ेगा, इसके बाद लिमिट रखना। और यदि नहीं आता है ऐसा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0/0, तो डायरेक्ट लिमिट रख दो, जो आता वही रख दो। जैसे यहाँ डायरेक्ट लिमिट रखने तो -1 तो गया था, यहाँ तो 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया ही नहीं था, कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई थी। तो ऐसा कर सकते हैं। जब मान लो डायरेक्ट लिमिट रखने से 0/0 आए अथवा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए, तो e की पावर वाले टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसके बाद लिमिट निकालना पड़ेगा। ये इसको मिटा देते हैं ना इसको। अब देखो तीनों वैल्यू सेम है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस सेट लिख लो। ये हम कॉन्टिन्यूअस लिख दिए हैं, इज डिसकॉन्टिन्यूअस। एट s इज इक्वल टू 0
तो एफ एक्स इज इक्वल टू -1, तो f0 इज इक्वल टू -1। तो सिंस एट s इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये क्या है -1, ये -1 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, दो वैल्यू सेम है पर तीसरी सेम नहीं है। सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट s इज इक्वल टू 0। तो देखो अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी साइन और कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कुछ फार्मूले थ्योरम टाइप की। तो क्या है, प्रूव दैट, थ्योरम टाइप के हैं ये। प्रूव दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या हुआ? ये नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, ये -∞ से +∞, इस इंटरवल में -∞ से ∞, इसको आर कहते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या देखेंगे, गांव में एक चूल्हे में जब खिचड़ी बनती है तो उसमें चेक करते हैं एक दाना निकाल के, खिचड़ी पक गई कि नहीं। तो एक दाना को चेक किए, उस दाना से पता चल गया कि खिचड़ी पकी हुई है, तो हम ये डिसीजन में दे देते हैं कि पूरी खिचड़ी पकी हुई है जब एक दाना पका हुआ है, तो है ना। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर का आर का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे s इज इक्वल टू ए, और ए पर यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो हम मान लेंगे कि आर के हर एक पॉइंट पर होगा, आर के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब आर का मतलब होता है बहुत -∞ से ∞ तक के पॉइंट जिनकी गिनती नहीं की जा सके कितने पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, आर का कोई शीर्ष बिंदु लेंगे और उस पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। यदि आर्बिट्रेरी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, इससे ये साबित हो जाता है कि आर के ईच पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, आर के ईच पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं आगे। तो आर का मतलब समझ गए ना, ओपन इंटरवल -∞ से ∞, यानी नंबर लाइन के हर एक पॉइंट को कहा जाता है रियल नंबर का सेट, जिसको आर से डिनोट करने की परंपरा है, जो आपकी 11th क्लास में पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, इसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो प्रूव दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो आप दो चीज़ें आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, डैश डैश, ये नेचुरल नंबर का सेट है। एक होता है होल नंबर, तो होल नंबर क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर के सेट में 0 को और इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। अब यानी मान लो कोई एक्सप्रेशन है PS इज इक्वल टू, यहाँ पे s की पावर क्या आ गया, s की पावर 3s² + 7s + 9 ऐसे, अथवा PS इज इक्वल टू ऐसे आ गया, s की पावर या s√s + 7। इसमें देखते हैं कि ईच टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, 9s की पावर 0 भी कर सक लेते हैं, इसको 1 हो गया, 0 1 2 3 ये सब क्या है, होल नंबर के मेंबर हैं। तो किसी एक्सप्रेशन में यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो वह एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल, जिसको आप पढ़े थे 2.1 एक्सरसाइज 9th क्लास में। ठीक है, लेकिन इसमें देखते हैं कि x और इंटू s की पावर 1/2 + 7, तो क्या होगा, s की पावर 1 + 1/2 + 7, तो s की पावर 3/2 + 7। तो यहाँ देखते हैं s की पावर होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर आ गई, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो कोई जनरल पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में,
पी एस इज इक्वल टू ऐसे ले लिए समझने के लिए ए एस प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं। इस पॉलिनोमियल की कंटिन्यूटी चेक करते हैं किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर। मान लो आर्बिट्रेरी पॉइंट इज इक्वल टू के ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ए का उपयोग हो चुका है तो एस इज इक्वल टू ए नहीं लेंगे, कोई ए के अलावा कोई दूसरा पॉइंट लेंगे ए और बी के। तो एस इज इक्वल टू की कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं रियल नंबर का, और यदि इस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि एफ एस के आर या आर की ईच पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ईच पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखो तो लेट पी एस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बी एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, then we have to prove that px is continuous function, that is px is continuous function on R पर कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसका मतलब R पर कॉन्टिन्यूस है, R का मतलब रियल नंबर के सेट पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये प्रूव करना है। इसी को अदर वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं कि पी एस इज कॉन्टिन्यूस ऑन R या पी एस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, पी एस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है या ये प्रूव करना है कि पी एस R पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू के बिलोंग इन आर बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। देन वी सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं के पर, तो लिमिट एस टेंड टू, ये के लिख के माइनस लगाओगे तो फंक्शन तो इस कंडीशन में वही है ए एस प्लस बी है, तो क्या होगा लिमिट एस टेंड टू के माइनस एच, तो ए एस के स्थान पे के माइनस एच लिख दो और प्लस बी, तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0, तो ए के और माइनस ए एच और प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए के लिख दोगे और ए इंटू 0 और प्लस बी, तो क्या होगा ए के प्लस बी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंड टू के और प्लस ए एस प्लस बी, तो लिमिट क्या होगा एस टेंड टू के प्लस एच और ए के प्लस एच प्लस बी, तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0, तो होगा ए के प्लस ए एच प्लस बी, तो यहाँ पे ए के और प्लस ए इंटू 0 प्लस बी, तो क्या होगा ए के प्लस बी, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब एट एस इज इक्वल टू के, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है ए एस प्लस बी, तो एस के स्थान पे के ए के प्लस बी, ये आ गया। तो तीनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, ए के प्लस बी, ए के प्लस बी, ए के प्लस बी, तीनों वैल्यू सेम आ रही है। आर्बिट्रेरी पॉइंट में अपनी इच्छा से तो पॉइंट ले लो उसे इंटरवल का, कोई भी पॉइंट, तो वो आर्बिट्रेरी पॉइंट का नाम के रख लिए हैं, के स्थान पे कोई वैल्यू हो सकती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच की। ठीक है, अब कोई फिक्स वैल्यू रख देंगे तो अन्याय होगा, तो कोई के मान लिए तो कोई पक्षपात नहीं होगा कि हम कोई पॉइंट माइनस में लिए के प्लस में लिए के 0 में लिए। ठीक है, वो के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। अपनी इच्छा से लिया गया पॉइंट है जो कि इंटरवल आर में कंटेन है।
अब ये शब्द आपके लिए पहली बार यूज हुआ है, तो आगे तो बीएससी सेकंड ईयर में हर एक पेपर में एक एक चैप्टर में 10 बार यूज होता है आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये हो गया। तीनों वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही है? सिंस एट एस इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to fk. So fx is px is continuous at s is equal to k, but x is equal to k is arbitrary point on the R and this function is continuous at this point. It means given function is continuous on R, thus px is equal to as plus b is continuous function. कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब कि आर के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस। इतना लिखने के बाद ऊपर थोड़ा सा लिख दें, नीचे वीडियो में ना आता है इसलिए। सर वो x इक्वल टू k बिलोंग टू r। सर वो x का पहले से के लिए x इक्वल टू k, तो सर ये x टेंड्स टू इसमें k माइनस h कैसे लिखा? आर का कोई स्विच बिंदु ले लिए, उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक किए, तो कंटिन्यूटी चेक करने से तीनों वैल्यू सेम आ गई। इससे बात साबित हो गई कि एस इज इक्वल टू के पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, जबकि के कहाँ का पॉइंट है? आर का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी का अब जैसे मान लेते हैं कि एक ठो कोई देश है, मान लो सपोज करो, तो कौन सा देश मान लेते हैं? अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका या हम पाकिस्तान लेते हैं, हमें सपोज कहते हैं कि पाकिस्तान में सब मुस्लिम हैं, हो चाहे ना हो, सपोज करते हैं। तो पाकिस्तान में सब मुस्लिम हैं, तो एक सदस्य को उठा लो पाकिस्तान के और उसको साबित कर दो कि मुस्लिम है, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में सब मुस्लिम हैं, भले चाहे ना हो। ठीक है, अभी खिचड़ी वाला समझ में नहीं आया था ना, कि जहाँ मान लो खिचड़ी है तो एक दाना चेक किए तो उसमें क्या होगा कि वो पका हुआ है दाना हुए, तो इससे साबित होगा खिचड़ी पकी है, चाहे भले कोई दाना ना पका हो, पर क्या मान लिया जाएगा कि वो पूरी खिचड़ी पकी हुई है। एक दाना से अब निष्कर्ष में पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे क्या है, रियल नंबर में बहुत सारे पॉइंट है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक में कितने पॉइंट हैं, गिनती नहीं की जा सकती। तो क्या प्रत्येक पॉइंट पर चेक करोगे? 50 अवतार ले लोगे तब भी पूरा नहीं चेक कर पाओगे कितने पॉइंट हैं। ठीक है, कि पहले 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर माइनस ले लो, फिर 0 ले लो, सब चेक करते न रहते जाओगे। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई पॉइंट खत्म ही नहीं होगा कभी। तो हम क्या करते हैं, जो मैथमेटिशियन लोग हैं तो क्या बता दिए निष्कर्ष से कि आर्बिट्रेरी आर का कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो, उस पर कंटिन्यूटी चेक कर दो, यदि कंटिन्यूअस आ गया तो इसका मान लो कि आर के ईच पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। ये हम आपको बता रहे हैं, आप जाके किसी और को बताओगे। सुन पहली बार रहे हो मेरे से, ये रिसर्च आज से 1000 साल पहले कर चुका गया है कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, किसी को कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या है, उन्होंने निष्कर्ष निकाल के बता दिया कि आर का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लो, उस पर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो मान लो कि आर पर कंटिन्यूअस होगा। अब उसमें रिसर्च करना तो पीएचडी करते रहो, करोगे फिर क्या करोगे, और हर एक पॉइंट पर चेक करोगे क्या? अब देखो
every constant function is continuous function. Every constant function. Prove that every constant function is continuous function. Every constant function is continuous function. तो क्या करेंगे, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल के इज कांस्टेंट फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन वेयर के इज कोई नंबर है, के क्या कोई नंबर है। कांस्टेंट फंक्शन का तो मतलब जानते हो, जैसे मान लो ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास 2x है, एस के स्थान पे 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 तो 2 आएगा। एस के स्थान पे 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 तो 4 आएगा। एस के स्थान पे 3 रखोगे तो 2 इंटू 3 6 आएगा। तो इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन यदि एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास 2a है तो एस के 1 रखोगे तब भी 2, 2 रखोगे तो भी 2, 3 रखोगे तो भी 2। इसका मतलब एस की वैल्यू कुछ भी रख दो, एक अरब भी रख दोगे तब भी इसकी वैल्यू 2a रहेगी। इसका मान फंक्शन की वैल्यू नहीं बदल रही है, एस की वैल्यू चाहे जो रखते जाओ, इसीलिए इसको कहा गया कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू एस की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू एस की वैल्यू पर डिपेंड करती है, इसलिए ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ये प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, इसका मतलब आर पर कॉन्टिन्यूअस होता है। अब आर पर कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब आर का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें और उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर डालें। यदि आर्बिट्रेरी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हम कहेंगे कि आर के ईच पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, और जब आर के ईच पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस है तो ईच पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट this function is continuous function. That is fx is continuous function on R। इसका अर्थ है, अर्थात दैट इज यानी दूसरे शब्दों में एफ एक्स आर पर कॉन्टिन्यूअस है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो लेट एस इज इक्वल टू ए बिलोंग इन आर बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी TRARY आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, कौन, एस इज इक्वल टू ए, ठीक है। के लेंगे तो दोनों में डाउट रहेगा क्योंकि फंक्शन में भी के का उपयोग हुआ है, तो हम ए यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो ए पर, तो लिमिट एस टेंड टू ए और माइनस, तो क्या होगा यहाँ पे कि लिमिट एस टेंड टू ए माइनस एच, तब भी के इसमें एस तो है नहीं कि एस के स्थान पे ए माइनस एच लिख दें, तो वही बार बार उतारते जाएंगे। तो लिमिट एस टेंड टू 0 तब भी के, अब इसमें एच तो है नहीं कि एच के स्थान पे 0 रख दिया जाए, तब भी के। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या होगा, लिमिट एस टेंड टू ए और प्लस तो के, लिमिट एस टेंड टू ए प्लस एच तो के, तो लिमिट एस टेंड टू 0 तो के, ये तब भी के। अब क्या निकालेंगे, एट एस इज इक्वल टू 0, तो एफ एस इज इक्वल टू के, तो एस के स्थान पे 0 रख दोगे तब भी के बना रहेगा,
तो सिंस एट एस के स्थान पे क्या लिख दोगे, ए, एस इज इक्वल टू ए, तो के, तो सिंस एट एस इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, तो के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, continuous at s is equal to a, but x is equal to a is a arbitrary point on the R and fx is continuous at this point. It means fx is continuous on R. So fx is equal to k is continuous function. Prove that identity function is continuous. Prove that every identity function is continuous function. अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो 1 में 0 जोड़ दो तो 1 आएगा, 2 में 0 जोड़ दो तो 2 आएगा, 3 में 0 जोड़ दो तो 3 आएगा, 4 में 0 जोड़ दो तो 4 आएगा। तो 0 को जोड़ने से कोई फ़र्क पड़ रहा क्या नंबर में? इसलिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब जैसे 2 में 1 का गुणा कर दो तो 2, 3 में 1 का गुणा कर दो तो 3, 4 में 1 का गुणा तो 4, 5 में 1 का गुणा तो 5। तो यहाँ एक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी भी एलिमेंट और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इन एलिमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, इसको एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। लेकिन यदि आपके पास क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे क्या है 2s आ गया, तो s के स्थान पे 1 रख दिए तो क्या आएगा 2, 2 रख दिए तो 4 हो जाएगा कि नहीं, 3 रखे तो 6 हो गया, 4 रखे तो 8 हो गया। तो यदि हम 1 रखें तो 1 आए, 2 रखें तो 2 आए, 3 रखें तो 3 आए, 4 रखें तो 4 आए, तब यह क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा कि नहीं। ये तभी पॉसिबल है कि जब एफ एक्स बराबर s ले लिया जाए कि नहीं। तो s के स्थान पे 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा, 4 रखोगे तो s के स्थान पे तो 4 आएगा। कहने का मतलब कि 1 2 3 में f लगाने से इन डिजिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए f क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैपिंग या फंक्शन। ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा? एफ एस इज इक्वल टू एक्स, इस टाइप का होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। एफ एस इज इक्वल टू एस, यानी एस की वैल्यू हम कुछ भी रखें
तो जिसमें एफ लगाने की वजह से उस वैल्यू में कोई फ़र्क ना पड़े। 1 है तो रिजल्ट भी 1 आए, 2 है तो 2 आए, 3 है तो 3। ठीक है, तो क्या होगा, तो प्रूव दैट एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है आर पर, और आर पर है इसका मतलब आर की आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे और उस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बी ए आइडेंटिटी फंक्शन। Then we have to prove that fx is equal to x is continuous function। ठीक है, that is fx is equal to x is कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। ये प्रूव करना है कि आर पर कॉन्टिन्यूअस है। इसके लिए क्या करेंगे, फॉर दिस वी टेक x is equal to a be any arbitrary point on the R। इसके लिए हम क्या किए, x इज इक्वल टू ए, आर का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए, and we see that इस पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंड टू a लिख के माइनस लगाओ, तब भी फंक्शन क्या लिखोगे, एफ एस इज इक्वल टू ऐसे ना लिखोगे। तो लिमिट क्या होगा, s टेंड टू a माइनस एच, तो a माइनस एच, लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 0, तो a माइनस एच, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस 0, तो a आ गया। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट s टेंड टू a और प्लस, तो क्या होगा, s है, लिमिट s टेंड टू a प्लस एच, तो a प्लस एच, लिमिट s टेंड टू 0, तो a प्लस एच, a प्लस 0, तो a। ठीक है, एट s इज इक्वल टू a, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एस के स्थान पे ए रखोगे तो ये, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी ए, राइट हैंड लिमिट भी ए, एस इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू भी ए। तो सिंस एट एस इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ए ऑफ ए, तो ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए। सो fx is continuous at s is equal to a, but s is equal to a is a arbitrary point on R, and fx is continuous at this point. At this point, it means fx is continuous at every point of R. Every point of R. So fx is equal to x is continuous function. Continuous function.
अब देखो प्रूव दैट साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। Prove that sine and cosine function is continuous function। और ऐसे भी लिख सकते हो प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो क्या करना होगा इसको, पहले हम इसको फर्स्ट वाले को लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी एनी आर्बिटेरी ARBY आर्बिटेरी पॉइंट ऑन आर। नाउ तो क्या करते हैं, नाउ वी सी दैट इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो लिमिट एस टेंड टू क्या लिख दोगे, ए और माइनस ना, तो यहाँ पे साइन एक्स लिमिट एस टेंड टू ए माइनस एच, साइन ए माइनस एच लिमिट क्या होगा, एच टेंड टू 0 साइन ए माइनस एच। तो साइन क्या होगा, ए माइनस 0, तो साइन ए हो गया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या होगा, लिमिट एस टेंड टू ए और प्लस करके साइन एस उतार दो, लिमिट क्या होगा, एस टेंड टू ए प्लस एच, तो साइन ए प्लस एच। लिमिट एच टेंड टू 0, ये क्या होगा, साइन ए प्लस एच, एच के स्थान पे क्या रख दो 0, तो ए प्लस 0, तो क्या आएगा साइन ए। फिर क्या है, एट एस इज इक्वल टू ए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, तो एस के स्थान पे क्या लिख दे, ए तो साइन ए। तो सिंस एट एस इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। सो एफ एक्स इज continuous at s is equal to a, but s is equal to a is arbitrary point on R and fx is continuous at this point. It means fx is continuous at every point of R, every point on R. So fx is equal to sin x is continuous function, अब cos इसका अपन इसे कर लेना, बन जाएगा, इसी प्रकार से लिखना है ना, बनेगा।